हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है जो हम लोगों ने प्रीवियस एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसका लिमिटेशन को पढ़ेंगे और फिर से आज हम एक नया एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे और इस एटॉमिक मॉडल से जो हमारा जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसका जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं जो आज का जो हमारा मॉडल है वो क्या है। वो है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है गाइज हम उसमें कवर करेंगे समरफील्ड एटॉमिक मॉडल एंड देन विल कवर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो समरफील्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसे हम एक और नेम से जानते हैं, क्या है? बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल और we can also say Bohr Sommerfeld theory। क्लियर है? हमने देखा था कि जब बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि भाई जो बोहर साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जब कभी भी ये न्यूक्लियस है और ये एटम है जब कि हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और जब एक्साइटेड होता है तो फिर से कहाँ आता है, वो स्टेबल फॉर्म में जब आना चाहता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है जिससे वो क्या करता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जो डिफरेंट जो ऑर्बिट है, जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज के केस में कि जब हम कोई भी और इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न होकर किसी भी ऑर्बिट से जब n इक्वल टू 1 पे आता है तो उसे हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। फिर उसी प्रकार अगर यहाँ पे एक और अगर हम मान लो n इक्वल टू 4, ओके, तो यहाँ से a आया, यहाँ से a आया एंड सो ऑन लाइक दैट। क्लियर है ना? अगर अदर भी है तो a है। इस तरह से तो इसको हम लोगों ने बाल्मर सीरीज बोला। जब बाल्मर सीरीज है इसको हम लोगों ने लाइमन सीरीज। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ था कि सोमरफील्ड साहब को आना पड़ा। क्लियर है? तो क्या होता है कि जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका वेरिफिकेशन होता है और जब वो वेरीफाइड में वो जब सक्सेसफुल उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट में बोला गया, अगर प्रैक्टिकली वो प्रूफ हो जाता है तभी वो जाकर क्या होता है, वो जो थ्योरी है या जो पोस्टुलेट है वो वैलिड होता है। क्लियर है? बट जब इसे बहुत ही जब इसका स्टडी किया गया, किसके थ्रू, यूजिंग हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, तो ये पाया गया कि नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके अंतर्गत और भी जो लाइंस है वो निकल रहे हैं जिसे फाइन लाइंस बोलते हैं, जिसे क्या बोहर साहब ने जिसको इंट्रोड्यूस या जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए फिर जो सोमरफील्ड साहब थे उन्होंने इसके जो बोहर जो थ्योरी था उसका इन्होंने फिर फर्दर एक्सटेंशन करके उसका एक्सप्लेन किया। तो वो हम सारे चीज़ें देखेंगे कि उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए जो फाइन लाइंस जो स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या प्रिंसिपल अपनाया, उन्होंने क्या थ्योरी दिया। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो गाइज जो सोमरफील्ड साहब थे उन्होंने क्या किया कि टू एक्सप्लेन फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, अगर फाइन लाइंस को हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। हम लोगों ने यहाँ देखा कि भाई जो ये है, अगर मैं इसी को
ये तो ये कब था, ये जब था नील बोहर साहब ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था। बट जब इसका स्टडी जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से किया गया तो क्या पाया गया, अगर जैसे n=3 और 2 है तो यहाँ पे ये देखा गया n=2 एंड दिस वन इज द n=3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे n=2 में सिंगल है n है, और यहाँ पे n=1 में। लेकिन यहाँ पे देखो सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि n=3 में सिंगल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, n=2 पे। बट इस केस में देखो कि यहाँ पे जो n=3 है, जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा गया तो देखा गया है कि यहाँ से कहीं ना 20 से और भी लाइनें निकल रही हैं। वो लाइनें क्या है, ये है तो n=3, बट वहाँ भी स्प्लिटिंग है, वहाँ भी वो डिवाइडेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सब सेल। क्लियर है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं या तो ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं। उसी केस में जब ये जो ऑर्बिट था, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं n से, वो भी फर्दर डिवाइडेड है किसमें, सब सेल में। और जिसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, टेक्निकली हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जब मिला तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो समरफील्ड साहब थे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस पे हम फिर बैक करेंगे। तो क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला जो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने बोला कि टू एक्सप्लेन फाइंड लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्टिकल पाथ फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो आप याद करो कि जब बोहर साहब ने क्या बोला था अपने थ्योरी में, बोहर साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, जिसका एंगुलर में मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोहर साहब का जो मॉडल था, उन्होंने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, नहीं बना सर्कुलर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या होगा, वो जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर। क्लियर है। जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2π। क्लियर है। तो ये नील बोहर साहब ने बोला था। बट नील बोहर साहब ने जो अपना थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट दिया, वो उसमें ना बहुत डिटेल में या बहुत माइक्रो लेवल पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। इसीलिए समरफील्ड साहब को अब इनका जो थ्योरी था उसको मॉडिफाई करना पड़ा। इलिप्टिकल पाथ फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो समरफील्ड साहब थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला कि भाई वो इलेक्ट्रॉन है, वो इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट वो कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, वो रिवॉल्व करेगा इलिप्टिकल पाथ पे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे, this is the minor axis and this one is the major axis.
और ये इसका जो फोकस होता है या जो फोकाई होता है कहीं एक में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इस तरह इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा, किसके, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर है। और जो बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल था, जो सोमरफेल्ड साहब थे, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में न घूमकर वो किस में रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। हाँ, ये हो सकता है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो एक स्पेशल केस है इलिप्टिकल ऑर्बिट का। तो कैसे है वो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, तो यहाँ पे सोमरफेल्ड साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इलिप्टिकल पाथ का। और उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड, क्लियर है, जिसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इक्वल टू के h/2π। और वहाँ पे इन्होंने के को क्या बोला, के इज एजीमुथल क्वांटम नंबर ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर लगभग 1915 की बातें हैं, बट बाद में इसे भी मॉडिफाई कर दिया गया। और जो आज के डेट में जो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर जानते हैं वो कुछ और होता है, तो हम लोग अभी देखते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू क्या होगा, एक होल नंबर तो हो सकता है, नंबर, बट कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर है। तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर का। यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। तो ये सब जब हम क्वांटम नंबर में जब जाएंगे तो हम वहाँ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसे हमें एन से इंडिकेट करते हैं। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो पहले जब 1915 या 1920 की जब बातें थे तो हम उसे के से रिप्रेजेंट करते थे, बट आज के डेट में हम उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बाद में मॉडिफाई कर दिया गया। क्लियर है। तो ये इस तरह का जो सोमरफेल्ड साहब थे उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अब इसी को जो उन्होंने एक्सपांड किया, तो उन्होंने बोला कि भाई जो बोर साहब का जो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था कि NH/2π, एंड जो सोमरफेल्ड साहब का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, KH/2π। तो इसमें इन्होंने जो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया, वे n इज इंटीजर एंड वेयर k इज आल्सो अ होल नंबर और इंटीजर, बट k इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों को कोरिलेट करके, क्योंकि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। तो उन्होंने बोला कि भाई जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है और जो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल है, तो जो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट दिया, तो उसमें इन्होंने कोरिलेट किया कि n/k इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो कि दिस वन इलिप्स का जो होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जो कि ए है। क्लियर है। अगर अब हम यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे
ए है, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियस था, मान के चलो ए। अब यहाँ पे देखो क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई इसको समझते हैं कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर मीन इन इक्वल टू के देन क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर ये हम लोग अगर एक इलिप्टिकल का अगर ये मान रहे थे कि मैं मतलब मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस है दिस इन दिस वे, तो अगर जब इन इक्वल टू क्या होगा, इन इक्वल टू क्या होगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो इस केस में क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगा। बट हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो k का वैल्यू कम होते चला जाएगा तो n का वैल्यू क्या होते चला जाएगा, n का वैल्यू ज़्यादा होते जाएगा। मीन्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, वो बड़ा होते चले जाएगा। मतलब अगर इलिप्टिकल अगर ऐसे था पहले और जैसे ही मेजर एक्सिस बड़ा हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर ये अगर कम होते चला जाएगा, ये देखो पहले ऐसे था, अगर ये एरिया कम होगा तो फिर क्या होगा, ये और लंबा होते चला जाएगा। मीन्स मोर एंड मोर इलिप्टिकल पाथ विल बी क्रिएटेड। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें हम देखते हैं कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें जब n इक्वल टू के होगा तब उसी टाइम में क्या होगा, उसी टाइम में जो बोर्स एटॉमिक मॉडल और सोमरफेल्ड जो एटॉमिक मॉडल है वो दोनों बराबर होंगे। क्लियर है। बट इसमें इन्होंने और क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो k का जो वैल्यू होगा, वैल्यूज ऑफ k विल बी नंबर्स ऑफ n। n मीन्स व्हाट, मीन्स यही हुआ कि अगर n के वैल्यू 2 है तो जो k का वैल्यू होगा वो कितना होगा, k का वैल्यू होगा 2। यहाँ पे 2 है तो कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, 1 एंड 2। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, k का वैल्यू, k इक्वल टू 3 2 1। अगर n इक्वल टू 4 है तो k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू 4 3 2 1। तो एट दैट टाइम दिस वाज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर और सब सेल। क्लियर है। बट लेटर ऑन इसे जो मॉडिफाई किया गया, इसे मॉडिफाई किया जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था जिसे हम एल से इंडिकेट करते हैं, एल इक्वल टू के माइनस 1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो एल इक्वल टू के माइनस 1 है, तो इस केस में क्या होगा, एक के एल इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा 0, एंड अगर 2 रखें तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर 2 रखो तो 1। उसी केस में अगर हम इस केस में क्या देखते हैं, एल इक्वल टू 2 1 0, और इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा एल इक्वल टू 3 2 1 0। तो इस केस में क्या है कि एल का वैल्यू 0 हो सकता है। क्लियर है, जिसे हम सबसेल कहते हैं। तो अब हम लोग इसको इसके थ्रू समझते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो जो लाइन स्पेक्ट्रम जो फाइन स्पेक्ट्रम था उसको समझाया था। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3 है। क्लियर है। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या सेंस है, और गाइज मैं बोलूँगा कि क्वांटम नंबर को आप ऐसे समझो कि
क्वांटम नंबर है क्या? तो क्वांटम नंबर जो आपका इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर, वो किस ऑर्बिट में और किस जगह पे मिलेगा, मीन्स वो जो क्वांटम नंबर है वो बेसिकली एक एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा है, एक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर है? तो अगर हमारे केस में कि जैसे मैं आज इंडिया में हूँ, तो इंडिया में भी मैं कहीं एक स्टेट में हूँ, उसी प्रकार जो क्वांटम नंबर है एक बड़ा, मतलब उसी तरह समझो कि अगर n=3 ऑर्बिट में है तो वो किस सेल में है। क्लियर है? जैसे मैं एक कंट्री में हूँ और कंट्री में भी हूँ तो कहाँ पे हूँ, एक स्टेट में हूँ, तो पहले के कंपेरिजन में आज तो ज़्यादा स्पेसिफाइड हुआ कि मेरा एक लोकेशन है। उसी प्रकार तो यहाँ पे देखो n=3 हुआ, तो n=3 के केस में कि एल का पहले के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू हो गया तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, बट आज के टाइम में जो मुथल क्वांटम नंबर है उसे हम क्या डिनोट करते हैं, k-1 से। तो इस केस में क्या क्या जो मैंने जो सबसेल होगा, मतलब एक कंट्री के अंदर जो स्टेट होगा, मैंने अगर इन को हम मान लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लीजिए कंट्री है, तो ये जो एल है वो क्या होगा, वो स्टेट होगा। तो स्टेट कितने होंगे, तो अब यहाँ पे आप के का वैल्यू पुट करो तो l=2, अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या होगा 2 1 0। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो कि जब n=3 है तो l का वैल्यू कितना है, ये दो 2 3, तो ये क्या हो गया l=2, l=1 एंड l=0। अब ये तीनों किसके अंतर्गत है, ये तीनों कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंतर्गत है, n=3। ओके, उसी प्रकार जब हम n=2 रखते हैं तो क्या होगा, जो l का जो वैल्यू है वो क्या होगा k-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k=2 2-1 एंड 1-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड दिस वन इज द 0। तो यहाँ पे कितने सबसेल हुए, यहाँ पे 3 हुए। जब n=3 है तो वहाँ पे सबसेल कितने हैं 3, जब n=2 है तो सबसेल कितने हुए, या जो मुथल क्वांटम नंबर कितने हुए 2। तो यहाँ पे देखो ये 2 के अंदर है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया l=1 एंड l=0। तो यहीं पे सोमरफेल्ड साहब ने इस तरह से जो इलिप्टिकल जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का जो मूवमेंट होगा इलिप्टिकल वे में, तो वहाँ पे जो फाइन लाइंस का जो स्पेक्ट्रम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इस तरह से देखो, तो इस तरह से जो फाइन जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बहुत से एटॉमिक मॉडल की बातें करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ तीनों मिलाकर एक लाइन होगा, ये दोनों मिलाकर एक लाइन होगा। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, जो लाइंस जो बन रहे हैं, जो जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है n=3 टू n=2, तो हमें सिर्फ क्या दिखेगा कि n=3 है और n=2 है, तो बस एक ही लाइन बन रहा है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 लाइन्स जो हैं, तो इसी को उन्होंने बोला कि फाइन स्पेक्ट्रम में यही जब हाई रिजोल्यूशन जो स्पेक्ट्रोग्राफ है ना उसे देखा गया तो ये पाया गया था। क्लियर है? तो इस तरह से सोमरफेल्ड साहब ने जो अपना एटॉमिक मॉडल था, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो एक्सटेंशन फॉर्म था, उसको उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया और अपने थ्योरी को इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और ये जनरली इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट, बट जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे कि भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है, जो मुथल क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है, और वहाँ पे से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड देन विल गो फॉर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो बोहर साहब थे जिन्होंने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था तो उनका क्या क्या लिमिटेशन रह गया था और वो क्या क्या जो उनका जो थ्योरी भी था तो कहाँ कहाँ फेल हो गए थे। कि सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।